गोमती के तट से साबरमती के तट के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार। और श्रोतागण में जो लोग बैठे हैं वो अपने आप में एक एक ब्रह्मांड है। कोई पत्रकारिता का ब्रह्मांड है, कोई संगीत का ब्रह्मांड है, कोई फलसफे का ब्रह्मांड है, कोई अंग्रेजी का है, भाषाओं का है, गणित का है, विज्ञान का है। तो इस पूरे ब्रह्मांड के सामने आज आप हम दोनों सुर की यात्रा करेंगे आपके साथ। तो शुरू करता हूँ। मालिनी जी, आप अवध से आती है। हम अवध की शामों के बारे में सुनते हैं, बनारस की सुबहों के बारे में हम सुनते हैं, और आज अहमदाबाद की दोपहर में उन दोनों के बीच का फासला तय करेंगे। तो मालिनी जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी यात्रा का आरंभ बिंदु क्या रहा, कहाँ से आपने ये शुरुआत की? क्योंकि गायकी आज तो आसान लगती है, लेकिन जिस परिस्थिति में, जिन सामाजिक स्थितियों में आपने अपनी आवाज को बुलंद किया, तो आपने ना केवल कानों को समृद्ध किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी मर्यादाओं को भी तोड़ा जिसने समाज ने औरतों के लिए या लोगों के लिए शायद बना के रखा था। उसके बारे में थोड़ा। राम राम, प्रणाम आप सभी को। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें। आपका स्थापना के का ये पावस वर्ष है और पारस वर्ष, 75 वर्ष पूर्ण होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। और मुझे लगता है कि आपको मैं कल्पना भी नहीं कर सकती यहाँ पे छात्रों को कैसा लगता होगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर आ करके ये कल्पना करके रोमांच होता है कि कभी यहाँ की नींव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखी होगी। ये यहाँ पर आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने वाइस चांसलर मैडम, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपका उत्तर मैं दूंगी उससे पहले मुझे लगता है आज से 8 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जी आए थे। एक संग्रहालय जो उन्होंने बनवाया था, निर्माण किया था, उसका उद्घाटन करने दिल्ली में। तो हम लोग अतिथि थे, हम लोग सामने वहाँ खड़े थे और एक MOU हो रहा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अरुणाचल से। और वो मुझे लगता है शासन में पहला साल था सरकार का, प्रधानमंत्री जी का दूसरा वर्ष था। और उन्होंने यही कहा कि मेरा स्वप्न है कि भारत की संस्कृति के बारे में चर्चा सब करते हैं, लेकिन मेरा स्वप्न यही है कि अरुणाचल में महाराष्ट्र जाकर बोले, महाराष्ट्र में तमिलनाडु जाकर के बोले, उत्तर प्रदेश में केरला आकर के बोले, और गुजरात में तो बोल ही रही है। तो ये एक मुझे लगता है आपका चयन उनकी उस समय पहली बार उनके मुख से निकला था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज आपने मुझे जो यहाँ आमंत्रित किया, मुझे लगता है कि जो मैंने सुना था वो यहीं पर आप साकार कर रही हैं, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय से देश के प्रधानमंत्री आज हैं, यहाँ के छात्र हैं, गृह मंत्री जी एक छात्र हैं, और जिस विश्वविद्यालय की 3-4 लाख ऐसे ऐसे होनहार छात्र रहे, वहाँ आपने बुलाया। तो सबसे पहले बहुत बहुत अपने आप को कृतज्ञ मानती हूँ। और आपकी बात से जोड़ते हुए कि गोमती और साबरमती, तो साबरमती उठकर बनारस पहुँच गई है, आपको तो पता ही है, गंगा जी में। तो ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है। अब आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो मुझे लगता है कि गुजरात की स्त्रियों ने सदा से देश के सामने मुझे लगता है एक मिसाल रखी है, सेवा भावना की, आत्मनिर्भरता की, परिवार और समाज सेवा की। और वो कहीं ना कहीं मन में बहुत एक हम लोग की गाढ़ी छवि रही है। और आपका प्रश्न चूँकि मुझे बहुत अतीत में और परिवार में ले जाएगा, उसके पहले एक रोचक बात ये बता दूं कि मैं विश्व में कहीं जाती हूँ तो मुझसे पहली बात ये कही जाती है, आपने बड़ा अच्छी गुजराती साड़ी पहनी है, गुजराती ढंग से साड़ी पहनी है। और हमारे यहाँ सीधा पल्ला बोलते हैं, हमारी माँ, दादी, नानी सब सीधा पल्ला पहनते थे। जो आप पहने वो उल्टा पल्ला हमारे यहाँ बोला जाता है। आश्चर्य हो रहा था कि एक ही महिला मुझे यहाँ पर गुजराती पल्ला पहने दिखी, वो भी चली गई, बाकी सब उल्टा पल्ला पहने। तो ये संस्कृति को पकड़ के रखने का आग्रह ये शायद बचपन से था। जिस समय मुझे याद है, मैं अपने अभी कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पे पोस्ट की थी कि भातखंडे में जब मैं छात्रा थी और वहाँ की हीरक जयंती में मैंने कार्यक्रम दिया, यानी 18-19 वर्ष की थी, तब भी मैं सीधा पल्ला पहने हूँ। यानी
एक जो सोच होती है आपकी वो बचपन में बन जाती है। माता पिता का, परिवार का इतना बड़ा एक योगदान रहता है कि वो बच्चे को खिलने दें, बच्चे का जैसा मन स्वरूप है उसमें और योगदान दें। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। परिवार में एक लड़की को जिस दौर की मैं बात करूं, अब इस समय मैं 57 साल की हो जाऊंगी फरवरी में, तो मेरा बचपन जब बीता तो 70 का दशक आप समझ सकते हैं, और मेरा पिताजी का स्थानांतरण होता रहता था, डॉक्टर, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तबादले होना और उसमें वहीं शिक्षा ग्रहण करना। लेकिन मैं नहीं कह सकती कैसे कि पिताजी को बहुत एक आग्रह था कि हम लोग संगीत सीखें, शास्त्रीय संगीत सीखें, मैं और मेरी बड़ी बहन। और वो उन जगहों में मैं ये कहना चाहूँगी कि इतनी छोटी जगहें तब आज से 50 साल पहले थी, लेकिन कमाल के अद्भुत संगीत परंपरा उन सारे उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे ज़िलों में, शहरों में थी। आज मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ क्योंकि उस समय आज एकेडमीज़ खुल गई म्यूज़िक की, लेकिन उस समय गुरु थे जो गुरु घर आकर सिखाते थे, जिनके पास ऐसा ज्ञान का भंडार था। तो मैं बड़ी भाग्यवान थी कि पिताजी डॉक्टर थे तो बड़ी सोच के मालिक थे, उदार थे। और लड़की लड़के का फ़र्क हमने कभी, सब बहुत बाद में जेंडर बायस पढ़ने लगे, किताबें पढ़ने लगे, तब समझ में आया कि कोई भेदभाव है। या जब विवाह के लिए माँ को चिंता करते देखा तो समझ में आया, क्योंकि पिता ने कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि कुछ अलग है भाई में और हम में। शायद इसी कारण जिस समय मंच पे संगीत गायन करना बहुत, मैं कहूँगी कि शायद सारे करियर का विकल्प अच्छा माना जाता था, सबसे अच्छा तो शिक्षक होना था, आज भी है, महिलाओं की बात कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन गाने का मतलब दो ही थे, या तो शास्त्रीय संगीत परंपरा में आप निबद्ध हों जिसमें कि मर्यादा, भक्ति, अध्यात्म सब जुड़ा है, और दूसरा आप फिल्में चले जाएं, और फिल्में जाने के बाद फिर आपका भगवान मालिक है, क्योंकि फिर परिवार से कोई मतलब नहीं रह जाता। 70 के दशक में हम लोग इन्हीं पूर्वाग्रहों के साथ पढ़ रहे थे, जी रहे थे, सीख रहे थे, बहुत छोटी सी दुनिया थी। इसके अलावा भी कोई दुनिया है तो वो आकाशवाणी ने, आज हम लोग बात कर रहे थे माननीय शुक्ला जी से, तो आकाशवाणी ने बहुत समृद्ध किया हम लोग को, दूरदर्शन ने बाद में। तो गुरु हमारे शुजात हुसैन खां साहब, राहत अली खां साहब, गोरखपुर में मैंने उनसे सीखा। दोनों, जो आज मेरा घराना उससे अलग, जब रामपुर घराना था और एक पटियाला घराने। और दूसरा, चूँकि आप लोग यहाँ पे एकेडमिशियंस हैं सारे, माँ मेरी पढ़ने की बड़ी शौकीन थी, और उस ज़माने में कुछ ही जो एमए हिंदी में थे उनमें से थी मेरी माँ। बचपन में उनका ब्याह हुआ तो आप समझ सकते हैं 53-54 की बात है। तो वो पढ़ने के लिए बहुत, और मुझे लगता है हर घर में उस समय घर में पढ़ना एक प्रचलन था। कह नहीं सकती कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसके संग क्या होता है उसे भी नहीं पता। उसका जो सामाजिक सांस्कृतिक उसकी गढ़न उसके बड़ों के हिसाब से होने लगता है। वो 8 साल बड़ा भाई के जो मित्र हैं, उसका जो फैशन, उसका ट्रेंड है, उसके प्रिय साहित्यकार 8 साल छोटे बच्चे के भी होते चले जाते हैं। उसकी उम्र हो ना हो, उसकी समझ हो ना हो। तो मेरी जो बड़ी बहन थी, और उनसे भी बड़ी हमारी चचेरी बहनें थीं, जिस समय मैंने उनको शरद बाबू को पढ़ते देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ते देखा, विमल मित्र जी की इतनी मोटे मोटे उपन्यास, जो कि मुझे लगता था कि इससे तो अच्छी हमारी पाठ्य पुस्तिकाएँ हैं, और लेकिन पता नहीं चला कि कब वो पढ़ना शुरू कर दिया। और माँ ने कभी रोका नहीं। तो लखनऊ हम लोग जब आते वहाँ पे, गोरखपुर में उस समय उतनी किताबें नहीं मिलती थी, तो मैं जाकर ख़रीदने लगी। उनमें कवि भी थे, उनमें शायर भी थे, और उनमें उपन्यास और लेखक तो थे ही। और फिर जब समझ आई तो मैंने बहुत अनुदित साहित्य बहुत पढ़ा। गायन चूँकि सीखा था, तो आज ये बात आपके सामने करी हूँ। साहित्य की जो समझ थी, और मेरा विषय संस्कृत रहा, तो संस्कृत में जो रघुवंशम में, उत्तर रामचरितम में, बाणभट्ट की कादम्बरी में जो भारत के दर्शन हो गए, तो मेरे भीतर ये एक आया कि ये भारत का दर्शन आज के युग में कैसे कराऊं। कैसे मैं कह सकते हैं कि उस ज़माने की
लड़कियों की समाज में स्थिति ये थी कि आपने करियर नहीं लिया है तो आपका करियर आपसे पहले सोचने से पहले माता पिता तय कर देते थे कि विवाह हो गया, अब पति जाने ससुराल जाने। मेरी माँ के शब्द थे कि भाई तुम गाती हो, और मैं भातखंडे से, मेरी शादी के पहले मैंने टॉप किया था, फर्स्ट पोजीशन थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी वहाँ की, और लखनऊ विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट थी, जिसका कि अभी आपके यहाँ की गवर्नर मैडम जो हमारे यहाँ हैं आनंदीबेन पटेल मैडम, उनके हाथों मुझे जो भी एलुमनाइज को स्पेशल जो गोल्ड मेडल दिया गया, तो जिस साल मुझे गोल्ड मेडल मिला था वो 0 ईयर निकल गया था लखनऊ विश्वविद्यालय का। तो उस पर चिट्ठी कई बार लिखी गई थी लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। तो अब की बार 35 साल पुराना गोल्ड मेडल मुझे गवर्नर मैडम ने अभी मुझे प्रदान किया। तो कहने का मतलब ये है लब्बो लुबाब कि भीतर एक छात्र था, है आज भी, भीतर एक अध्ययन प्रेमी व्यक्तित्व था, और साथ में कला शास्त्रीय संगीत थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा अपने आप ही कि ये लोक साहित्य में जो मैं भारत को देखती हूँ, जिन गीतों की अवहेलना सब करते हैं, ये लोक और शास्त्र दोनों एकदम समानांतर धाराएं भारत की संस्कृति को लेकर चली हैं। और आवश्यकता ये है कि लोक साहित्य पे हमारे यहाँ भी बड़ा काम हुआ, जैसे आपके मैथानी जी ने किया। हमारे यहाँ पे राम प्रकाश त्रिपाठी जी, जिन्होंने सबसे पहला उत्तर प्रदेश में अवधी भोजपुरी गीतों का संकलन प्रारंभ किया। आप समझ सकते हैं, ग्राम गीत नाम से 3 खंडों मुक्त पुस्तक आई, उसकी भूमिका लिखी है महावना ने, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिखी, तो कैसी पुस्तक होगी। और पहली बार उनको ये आवश्यकता लगी कि इसका संकलन होना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि अधिकतर ये किताबें लाइब्रेरी में हैं, अधिकतर ये जो स्कॉलर्स हैं वो इस प्रकार की चर्चा के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन रंजन यानी मनोरंजन का जो मंच है, जो कलाकारों के लिए मान लिया गया है कि वो या तो झुमाएंगे नचाएंगे या आपको एकदम भक्ति की ओर लीन करेंगे, लेकिन इनके बीच में कोई कलाकार कैसे नहीं सामाजिक जीवन के बारे में बात कर सकता, कैसे नहीं एक एक लोकगीत के बहाने दिए गए सामाजिक मंत्र जो सीखे हैं एक एक गीत में, परिवार को, घर को बांधने की, जोड़ने की, सिखाने की। और कमाल, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो मुझे लगता रहा कि ये गीत कहीं रिकॉर्ड नहीं हुए। आज की तरह ये गीतों को यूट्यूब की लाइक्स की दरकार नहीं। हर पीढ़ी में, एक समाज में, एक अंचल में 10,000 गानों का सृजन होता रहा होगा, और जिस गीत को स्वीकार्यता मिल गई होगी 7-8 बुजुर्गों की, पुरखिनों की, वो गीत अपने आप स्वतः हिट होकर आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि उसमें सत्य था। जिस दिन ये चीज़ समझ में आ गई तो विवाह हो गया, बच्चे हो गए, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे लगा कि भारतीय स्त्री की जो गरिमा है, जो एक गौरव है, जो एक ठसक है, जो एक कह सकते हैं आंतरिक शक्ति है, उन गीतों के माध्यम से यदि मैं मंच पे लेके आऊँगी तो शायद कोई इस पर उंगली भी नहीं उठाएगा, और ये शायद नया होगा। और नया होने पे क्या होता है, वो जो आपके सवाल में छिपा है कि नया कुछ भी होता है तो आलोचना होती है, विद्रोह भी होता है, और कहीं ना कहीं उसको लेकर बहुत सारे संशय और पूर्वाग्रह होते हैं। जिस समय मैंने लोकगीतों को चयन करके मंच पर लाने का किया तो समाज उसके लिए तैयार नहीं था, मैं कहूँगी लोकप्रिय मंच तैयार नहीं था। तो मैं आज ये गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने अपने मंच, अपने श्रोता खुद बनाए, मुझे किसी ने नहीं दिए थे। क्योंकि जो गीत घरों में बैठकी में गाए जाते थे, वो मैंने कहा नहीं, आज यदि 80-90 के दशक में दर्शक बदल गए तो इनको इन्हीं की भाषा में सुनाऊंगी सोहर क्या होता है, इनकी शैली में सुनाऊंगी। 3 मिनट में रियलिटी शो में गई, वहाँ 3 मिनट में आप तो जानते हैं, अब उनकी जो एक चैनल्स की अपनी मजबूरी है कि उनको 2.5 मिनट में काटना है गाना 3 मिनट का। मैंने कहा मैं जाऊँगी, क्योंकि आज यदि इसको जिंदा रखना है, हमारे पुरखिनों भी ने यही किया है कि भाई जो चीज़ जिस समय प्रासंगिक थी तब उसको वैसे लिया, जब जो चीज़ हुई तो लोग अपने आप को बड़ा क्या कहा जाए, लचीला है। और इसीलिए ये तालाब का पानी नहीं जो सड़े, ये नदी है, ये अपनी धारा बदल लेती समय बदला तो, और इसीलिए लोग आज भी है। बाकी चीज़ों पर प्रश्न उठ सकते हैं अस्तित्व को लेकर, लोग तो अपने सिपाही ढूंढ लेता है, तो मैं सिपाही हूँ, योद्धा मानती हूँ अपने आप को एक। और
दुर्भाग्यवश जिस समय मंच पे गाना शुरू किया तो दो तरह के आकलन हुए। एक तो कला पक्ष से बता रही हूँ, पारिवारिक पे बाद में आऊँगी। एक तो लोगों को लगा कि भाई शास्त्रीय संगीत सीख करके तो उल्टी गंगा बहा रही हैं लोक संगीत पे, क्योंकि उनके हिसाब से लोक संगीत तो बहुत आसान है, कोई भी गा सकता है। हमारी अम्मा भी तो गाती हैं, हमारी तो काकी तो गाती थी। ये कौन सी बात है कि 2 घंटे क्या गाएंगी? तो यानी इनका प्रमोशन के बजाय ये डिमोशन हो रहा है, ये ऊपर जाने के बजाय पीछे जा रही हैं। जितना मैं ये सुनती थी उतना मेरी जिद कायम होती थी कि तब तो पूरा विचार बदल रहा है। दूसरा, उस समय दुर्भाग्यवश जो पॉपुलर फोक आ गया भोजपुरी में, ख़ास तौर पे मैं कह सकती हूँ, उसकी स्वीकार्यता लोकप्रियता इस तरह की थी, उसमें अश्लीलता और जो कह सकते हैं दोहरे शब्दों को ले करके एक सतही लोकप्रियता मिली, उस लोकप्रियता ने सारे कलाकारों को उसी खांचे में फिट कर दिया। पता चला आपके पहले कोई मंच को एकदम दुर्गंध फैला कर गया, उसके बाद आपका कार्य है मंच की पूरी फिज़ा बदलिए। तो ये मेरे ऊपर था कि मैं हतोत्साहित होकर के घर में बैठ जाती या अखाड़ा समझ करके मैं वहाँ पर कायम रहती कि हिट तो कोई भी कलाकार हो सकता है, तालियां कोई भी कलाकार बजवा सकता है, लेकिन विचार बदलना, समाज की सोच बदलना, जिसमें एक युग लगता है, 40 साल लगते हैं, मैंने वो काम किया है, वही करने का प्रयास किया। और जो आप जी मालिनी जी, वही मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आपका मैं जीवन के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपकी 20-22 साल की उम्र आयु में शादी हो गई, 24 साल की उम्र 22 में बच्चा हो गया, 22 में बच्चा हो गया, और आपका शादी 24 में दूसरा हो अगर गया। उत्तर प्रदेश की बात करें, आपकी शादी एक IAS अफसर से हो गई, मतलब कि आपका तो लाइफ सेट हो गया, ऐसा लोग कहने लगे होंगे। आज भी लोग ऐसे कहते हैं। ये समाज का जो आवाज़ है उसके बारे में बात करता हूँ। तो आपके अंदर से ये जो है, पहले तो आपको आपकी अपने आप से लड़ना पड़ा होगा, उसके बाद ही ये लड़ाई आगे निकली होगी। तो जो गीत होते हैं वो तो हमारी ही दबी हुई आवाज़ें होती है। तो आपके गानों ने, आप कब रोई वो गाने गाते हुए? आपको कब लगा कि अब मैं गाते गाते चिल्लाने लगूंगी, और उसके बाद आपका खुद का गाना निकला? बहुत सारे सवाल आप एक बार में पूछ देते हो, इसलिए इनका तो सवाल संक्षेप में होता है, मेरे उत्तर लंबे होते जाते हैं। बहुत पुरानी बातों में, यादों में ले गए। देखिए, ये सच है कि हम आजकल की पीढ़ी को सुनकर अजीब लगता है। मेरी बेटी को अजीब लगता है, कहती मम्मी तुम इतना क्यों दबती थी, इतना क्यों सोचती थी, इतना कौन सोचता है। तो मैं कहती हूँ कि वो आप उस कालखंड में चूँकि वहाँ की यात्रा नहीं कर सकते मानसिक, तो आप कभी भी दूसरे की जगह खुद को रख के सोच भी नहीं सकते। वो दौर अलग था। वो दौर ये था कि हम लोगों को अपने परवरिश जिस संस्कार से हुई थी कि एक खांचे में कैद एक छवि होती है कि भाई आपसे ये चीज़ें अपेक्षित हैं। ब्याह जब हो जाता है तो ब्याह के बाद आपने सही कहा, प्रशासनिक सेवा में कोई अधिकारी हो तो हमें तो लगता है हमें जीवन साथी मिल गया, लेकिन देखने सुनने मिलने वालों को लगता है इन्हें खुदा मिल गया। इस सोच को कोई नहीं बदल सकता। हमारे लिए वो मेरे पति हैं, मेरे मित्र हैं, क्योंकि वे भी बहुत छोटी उम्र के थे। हम दोनों का विवाह हुआ और हम लोग की उस ज़माने के हिसाब से 2 साल सगाई रही, जो आज मतलब कोर्टशिप शब्दों में बोलते हैं। उस 2 साल में आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने 1 साल बात नहीं करी। ये आज संभव है, क्योंकि शादी तय हुई तो मेरी तभी तो बड़े मन से गाती हूँ, 15 बरस की गौने को आई, सैया उड़ावे तन गैया। क्योंकि ये IIT से पास आउट हुए और इनका सिलेक्शन हुआ। हमारा पड़ोस था, हमारी मेरा नहीं, ससुराल का नहीं, मेरी मौसी का घर और इनका। तो शादी जब तय हो गई, मेरी पढ़ाई बाकी थी, मैं BA ऑनर्स कर रही थी उस समय। तो ये हमारी इन्होंने कहा कि जब मुलाकात पहले कैसे हुई वो भी सोचिए कि लखनऊ महोत्सव मैंने गाना गाया था, उसकी एक रिकॉर्डिंग इन्होंने मौसी ने इनकी दिखाई कि देखो ये भी बड़ी अच्छी लड़की है। तो बोली देखो ये बड़ा अच्छा, तो बोली हमारी सास तुरंत बोली अरे इनकी तो माँ ने कहलाया रिश्ता भिजवाया था, लेकिन हमने कहा अभी जल्दी नहीं क्योंकि तुम अभी छोटे हो और इनकी भी पढ़ी रही लड़की। इनके बस मुँह से ये निकल गया कि लड़की में लाइफ है, एक शब्द लाइफ है लड़की में। माँ ने लड़के का इशारा समझा, अगले दिन फ़ोन कर दिया हमारी माँ को, और बस हम लोग मिले
और मिले, और शाम को मेरी सास ने ये फ़ोन किया कि अवनीश पूछ रहे हैं कि उनकी ओर से हाथ, मतलब मेरी ओर से मेरी हाँ है कि नहीं। तो उस समय माफ़ कीजिएगा, ऐसा समाज नहीं था कि लड़की की हाँ को भी कोई पूछे, लड़के की ही रजामंदी मानी जाती थी। तो उन्होंने पूछा उनको वो सहमत हैं कि नहीं। तो बस मुझे जब तक पता चला मेरी सगाई हो गई, सगाई हो गई। उसके बाद मेरी सास मुझे फ़ोन करती थी, चिट्ठी लिखो अवनीश को। हमने कहा कमाल परिवार है, लड़के को लिखना चाहिए, और अम्मा हमसे कह रही हैं कि तुम लिखो। मैंने नहीं लिखा, क्योंकि ये इतना तो हम लोग को लगता ही था कि यही लिखें। मेरा जन्मदिन था, उसमें पहली बार इनका पत्र आया, तो यानी मेरी गोद भराई भी इनकी गैर मौजूदगी में हुई, सब कुछ हुई। और सखियां सहेलियां जब चिढ़ाएं कि अरे वाह वाह सुना है, तो मुझे हंसी आती थी कि मैं क्या बताऊं। आज जैसा तो व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब नहीं, एक फ़ोटो देखी, एक ही मुलाकात हुई। तो प्रेम बहुत गाढ़ा होता है, वियोग। आपको पता है आप किसी के हो गए हैं, आपकी शादी की तैयारियां भी हो रही हैं, और उस लड़के ने ये कहा कि भाई पढ़ाई लिखाई हो जाए दोनों की, फिर शादी करते हैं। तो एक तरह से कह ली कि हम दोनों साथ ग्रो किए। और जो आखिरी वर्ष था जब पत्र लिखना प्रारंभ हुआ, तो अवनीश ने मुझसे कहा कि उत्तर प्रदेश का आर्डर है, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है और शासकीय भाषा हिंदी और तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, तो तुम मुझे पत्र इंग्लिश में लिखो, मैं तुम्हारी इंग्लिश सुधारूंगा, और मैं तुम्हें हिंदी में पत्र लिखता हूँ तो मेरी हिंदी। तो वो हमें नहीं बताते थे क्या क्या किताबें पढ़ें, क्या क्या चीज़ें लिखें। ये करते हुए हम लोगों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद मेरे लिए वो जीवन साथी थे, लेकिन सबको ये लगा बिल्कुल कि अब इनकी ज़िंदगी सेट है। मैं जो विवाह से पहले कार्यक्रम करती थी, वो आयोजक जाने कहाँ अंतर ध्यान हो गए। अच्छा, एक तो ये भी होता है कि आदमी बड़ा डरता भी है। एक हमको मिले 3-4 साल बाद, एक कार्यक्रम में गई लखनऊ, तो एक मसाले वाले हैं कानपुर के, ब्रांड का नाम नहीं लेती, उनके वो मिले, और तो बोले कह रहे, ऑर्गेनाइज़र बोले अब प्रोग्राम था आपके लिए बुलाया। तो हमने नाम लिया, बोले अरे मालिनी ने, बोले उसकी तो शादी हो गई है। और कहाँ वो आइए सब सर वगैरह, उनको मत मत बुला भैया, यहाँ पर हम लोग यार छोड़ो यार। तो लाभ के बजाय मुझे तो हानि हुई, क्योंकि एक जो करियर एक तरह से चल रहा था, उसको लेकर मेरे मन में नहीं, दूसरों के मन में ज़रूर एक भाव आ गया। और जितनी प्रकार की बातें सोच सकते हैं आप, सब सुनी है। और सुनने के बाद कहीं ना कहीं, यही मैंने आपको पहले भी कहा कि समाज हमेशा से हर व्यक्ति को, खासतौर पे महिलाओं को, आगे आने पर अभिव्यक्ति का कोई भी वो चेहरा या रास्ता अख्तियार करे, ख़ासतौर पर मंच की कला यदि है। यदि वो शिक्षिका है तो भाई बहुत अच्छी बात है। यदि वो कहीं पर कोई भी ऐसा है, लेकिन अनकन्वेंशनल काम है, जहाँ पर आपको तुरंत ताली मिलती है, जहाँ आपको तुरंत स्वीकार्यता मिलती है, जहाँ आपके तुरंत फैंस बनते हैं, जहाँ तुरंत आपके लोग ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, इसके लिए मुझे लगता है स्त्रियों के लिए कभी से बहुत आसान नहीं रहा, यदि वे एक सामाजिक जीवन भी जी रही हैं तो। लेकिन मैंने हमेशा से ये प्रयास किया कि मैं जो हूँ मैं वही मंच पे रहूँगी, मैं वही परिवार पे। मेरे लिए ये दो नाव पे सवार करने जैसा नहीं था। मैं जो घर पे हूँ, जैसी बहू हूँ, जैसी बेटी हूँ, मेरा पक्ष एक वो है, एक ये भी है कि मैं कलाकार हूँ। इसलिए जो कुछ हूँ खुले मन से, और मेरे लिए इसलिए लोक संगीत को ढाल के गाना बहुत सहज था, क्योंकि जो मैं गाती थी उसमें कितने चित्र मेरे खुद के थे। जब मैं अपनी सास के लिए गा रही थी, तो भाई मैं ब्याह के आई तो मेरी सास के अलावा ददिया सास, ननिया सास साथ रहती थी, 3-3 सासें, और मैं सबसे बड़ी बहू, और 2-2 देवर, और नंदे कोई नहीं। तो आप बताइए बचा क्या। संगीत में गाने के लिए जिन रिश्तों का जो चित्र हैं वो साक्षात मुझे दिखता है, क्योंकि मैंने इतना छक कर वो जीवन जिए हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूँ। मेरे देवर के ब्याह हुआ, तो देवर का ब्याह हमने अपने घर से किया, क्योंकि मेरा ब्याह हुआ था तो वो मेरी तय हुई तो 10th में था, तो मेरा छोटा बेटा ही जैसा है। तो मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक हो गया था उस समय, तो ये हुआ कि हम और अपनी विवाह करेंगे घर से। ब्याह हुआ तो हमारी आदत शुरू से रही, तो भारी पायल घर के शगुन के काम में पहन कर इधर से उधर, इधर से उधर। और वो रात में जब ज़्यादा काम हुआ, कुछ होगा, मैंने उतार दी। और वो जितने घर के मांगलिक काम, तो हमारे यहाँ कोई बहू थी नहीं, मैं ही थी पहली बहू। तो हमारी मौसिया ससुर, सास भी नहीं, मौसिया ससुर, उन्होंने अगले दिन टोका
कि वो तो लग नहीं रहा कि घर में बहू है, वो पायल की छनक नहीं सुनाई दे रही और वो उतार दी क्या तुमने। मैं भाग गई, शर्म से भाग गई कि तो मौसिया ससुर बोल रहे हैं, और मैं 10 मिनट सोचती रही नहीं पहननी चाहिए था क्या, बहुत आवाज़ करती है क्या। और एकदम से कितनी बंदिशें, पायल की झनकार से लेकर के कजरी के हमारे यहाँ गाते हैं तुम सावन झरी लागे हो धीरे धीरे, उसमें अंतर आता है खोलो मोरे शाम। आज गा कर नहीं सुनाएंगे, कारण ये मैंने आपसे बोला है कि गाने के लिए फिर आऊँगी, मेरा एकदम कौन है, लेकिन ये वादा मैंने किया है कि कार्यक्रम के लिए अलग से आऊँगी। खोलो मोरे शाम चंदन की वड़िया, पायल मोरी बाजे धीरे धीरे। आगे है हौले से बोलियो राजा बैरन सुन लेगी, पायल मोरी बाजे धीरे धीरे। ये जो पायल की झंकार है, गीतों में उसका इतना जिक्र आता है, लेकिन सामाजिक जीवन में भाई आज जैसे एसी नहीं होते थे, छोटा सा भी जो शोर कोलाहल सुई भी गिल्ले की ध्वनि परिवार में आती थी, और बहुओं की जानकारी तो साड़ी की सरसराहट, चूड़ियों की खनक और पायलों की चमक से होती थी। इसीलिए पहले होता था कि ससुर खखार के बता देते थे हम आ रहे हैं, कि भाई कमरे में हम आ रहे हैं। ये जो ध्वनियाँ हैं, सांस्कृतिक ध्वनियाँ, इनका भी एक अपना रोमांच है। तो ये चित्र मैंने देखे हैं, इसलिए मैं गीत गा पाती। तो इसलिए वो जो जीवन जिया उसने मुझे बहुत समृद्ध किया, मंच पे आने के लिए और परिपक्व किया, मैं कहती हूँ। जी, तो आपने बड़ी बात बताई, अच्छी से बात बताई कि इस तरह से आपकी ये यात्रा रही, लेकिन आप गा नहीं पा रही, तो हमें ऐसा लग रहा है कि रेनकोट पहन के हम बारिश में निकल पड़े हैं कि निकले तो है लेकिन भीग नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा, हम जब अवध की बात करते हैं, उसकी भाषा की जब बात करते हैं, जिस आप अवधी में गाती है, बुंदेलखंडी में गाती है, आप भोजपुरी, मैथिली, बहुत सारी बोलियों, खड़ी बोली में भी आप गाती है। तो आपसे ये पूछना है, क्योंकि अवध का जब हम सुनते हैं तो जोश मलिहाबादी मुझे याद आते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि मियाँ जोश मलिहाबादी जी, आपको कहीं छोड़ दिया जाए, कहाँ छोड़ दे आपको? तो जोश मलिहाबादी जी बोले कि भाई छोड़ा तो कबूतर जाता है, इंसानों को पहुंचाया जाता है। तो ये अवध की मिठास है। आप रघुपति साहब फिराक जी को आप याद कर लीजिए, या जिसने इनकलाब जिंदाबाद दिया हसरत मोहानी साहब को याद कर लीजिए, अख्तर साहब को याद कर लीजिए, या मीर तकी मीर को भी याद कर लीजिए। पिछले सालों में दिल्ली छोड़ के वो आ तो गए, इनको शायद लखनऊ इतना पसंद तो नहीं था, लेकिन होली बड़ी इनको पसंद थी। तो ये अवध का जो मजाज है, मिजाज है, मजाज लखनवी भी वहाँ से रहे। तो वही आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये अवध की जो भाषा है, उसकी जो मिठास है, क्योंकि बहुत सारे लोग, उसको लगता है उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, वो पूरा प्रदेश एक जैसा ही है, लेकिन उसका जो भाषाई वैविध्य है, भाषा के रंग है, वो अगर थोड़ा संक्षेप में आप बता दें। देखिए, यदि अवधि की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने राम को सबके हृदय में प्रतिष्ठित किया। वही वाल्मीकि रामायण, लेकिन लोक भाषा में इस तरह से रची कि सबके हृदय, वो खुद ही कहते हैं ना, रवि के कमलन अनेक है, कमलन को रवि एक, हम सो तुमरो एक तुम सो हमरो अनेक। ऐसी भक्ति जिनकी राम के प्रति रही हो। और जायसी हैं तो आज जो घर में हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या मानस, या भगवान राम को, रामलीला को, ये सब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है। तो अवध तो समझिए उत्तर प्रदेश की आत्मा है, हृदय है, क्योंकि अवध बिहारी, अयोध्या, और अयोध्या के बहुत बाद में लखनऊ बसा है। अयोध्या प्रागैतिहासिक मैं इसको कहती हूँ, क्योंकि बड़ी प्राचीन, अभी आप दूरदर्शन से हैं, मुझे बताते हुए बड़ा आनंद और रोमांच भी हो रहा है कि अभी पिछले महीने में दक्षिण कोरिया सियोल में आमंत्रित की गई थी, दूरदर्शन की ओर से भेजा गया था, एशिया के दूरदर्शन जो चैनल से ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से उनका संगीत सम्मेलन था। तो मैंने वहाँ पे गाने के लिए राम जी का सोहर चुना, और उसका कारण ये है कि आप सोचिए, सियोल में, दक्षिण कोरिया में वो मानते हैं कि कोरिया के जो आज राजवंश हैं, उनकी रानी, जो उनका राजवंश आज चल रहा है, वो अयोध्या की राजकुमारी थी, और 2000 वर्ष पूर्व नाम था रत्ना सूर्या, आप गूगल कर सकते हैं। रत्ना सूर्या अपने बौद्ध भिक्षु भाई के साथ समुद्र की यात्रा से, नदी पर आई और फिर समुद्र की यात्रा तय करके कोरिया आई, और उनका विवाह होके वो रत्ना सूर्या वहाँ पर हेंगवांग कहलाई। आज का जो राजवंश है वो कोरिया का, वो अयोध्या को अपना पूर्वज बताता है। बड़ा सुंदर
एक स्मारक अयोध्या में भी और कोरिया में भी बना है। तो मैं भी जब हो कर के आई तो मुझे ये कमाल का ये सांस्कृतिक संबंध लगा कि अपनी सनातन संस्कृति कब से और कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी अपने आप में एक देश है और एक एक अंचल भाषाई दृष्टि से इतना समृद्ध है कि मैं आपको यदि सिर्फ अवध की बात करूं तो लखनऊ कानपुर से इतना अलग है, अयोध्या से बस्ती और गोंडा इतना अलग है। इसी तरह से आप यदि पूरब की तरफ चलें तो गोरखपुर की और आजमगढ़ की संस्कृति अलग है, बलिया और गाजीपुर अलग है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जहाँ सूर कबीर तुलसी हुए हों उसने कितना समृद्ध किया होगा वहाँ पर भाषा को। ब्रिज का बहुत व्यापक एक वहाँ पे छाप है और उस ब्रिज की सबसे बड़ी देन ये रही है कि कृष्ण साहित्य जो हमें मिलता है इतना बड़ा, उसमें सूरदास जी ने तो लिखा, संत परंपरा में जितने कवियों ने लिखा है, सखी संप्रदाय हैं, नवधा भक्ति, मतलब उन्होंने भाषा ही नहीं उसके बाद इतने उसके और आयाम निकले हैं वहाँ से। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो इस्लाम आने के बाद जो भारतीय संस्कृति का जो एक मिश्रण हुआ है, उस मिश्रण में बहुत बड़ी भूमिका ब्रिज की रही है। क्योंकि खुसरो सोरों में जन्मते हैं, एटा में, और खुसरो एटा में जन्म लेने के बाद फारसी के इतने बड़े विद्वान होने के बाद वो ब्रिज और अवधी दोनों को लेते हैं और मिला करके वो चाहे छाप तिलक लिखें या काहे को ब्याही विदेश लिखें या बाबा मड़वा छावा मोरे बाबा, ऐसे गीत लिखते हैं। और उनके ब्रिज, क्योंकि दिल्ली तक अलवर ये पूरी ब्रिज भाषा ही बोली जाती है, राजस्थान, दिल्ली और ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा। तो ये बहुत बड़ी, जिन शायरों का आपने नाम लिया मैं वहाँ तक आ रही हूँ कि खुसरो से लेकर मीर तक की, मीर और मजाज तक की जो परंपरा है उनके पूर्वज खुसरो रहे हैं। क्योंकि वो हिंदी खड़ी बोली आई है 100 साल से। 100 साल के पहले जो हिंदवी जिसको बोलते थे या उर्दू बोलते थे, हिंदी बोलते थे, यदि आप देखें तो खुसरो की भाषा में भी एक कवित्व वाली भाषा है। बाद में वो और परिपक्व होती गई, गालिब तक भी वही है कि गालिब की भी जो शायरी है, ये मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ शायरी में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, समझते हैं, वरना जिन शायरों के नाम लिए आपने, ख़ास तौर पे मजाज मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं और उनके जो बहनोई थे जानिसार अख्तर साहब और गालिब साहब, मीर तकी मीर जी का तो ये मिसाल दी जाती कि दिल्ली में ठुकराया गया और लखनऊ ने ही उनकी शायरी को नवाजा। और साथ ही साथ एक चीज़ हम और यहाँ पे बात हो रही है, सिर्फ मैं अभी तो अवध पे ही बात कर रही हूँ, कि आज जो कथक की भी शैली है, जिसे हम कहते हैं कि बाकी सारी नृत्य कलाएं मंदिरों से निकली और एक काशी में भी हंडिया है प्रयाग के पास जहाँ से कथक का निबो हुआ, लेकिन उससे उन्वान बहुत बड़ा लखनऊ में मिला कालिका बिंदादीन महाराज जी के समय में, जब वाजिद अली शाह साहब के दरबार में थे। तो एक बहुत सारी कलाओं का आप देन कह सकते हैं। आप ब्रज को देखा आपने, इधर आए, आप पूरब की ओर चले तो यदि गोरक्षनाथ की बात करें तो बहुत बड़ी परंपरा, हठ योग की परंपरा है गोरक्षनाथ की। गोरक्षनाथ परंपरा जो है पूरी, आप यदि पूरे भारतवर्ष में कहीं घूम आए तो जो जोगी परंपरा है, जोगियों के गीत गाए जाते हैं हमारे यहाँ। जैसे आपके यहाँ पे होंगे ये अपने चंद्रगुप्त, इनका विक्रमादित्य जी के भाई थे, हम लोग उनके गोपीचंद जी के जोगी गीत गाते हैं, उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो जोगियों के बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, अपने आप परंपरा है। और भोजपुरी तो आप समझ ही रहे हैं, ये एक भ्रम है कि भोजपुरी सिर्फ बिहार में बोली जाती है। ये बिहार के भी लोग यही बात कहते हैं कि बिहार में भी भाषा का यही संकट है कि भोजपुरी से भी ज़्यादा वहाँ पर मैथिली बोली जाती है या वहाँ पर वसई बोली जाती है, मगही बोली जाती है। लेकिन भोजपुरी की लोकप्रियता ऐसी है कि वो पूरे प्रदेश का एक संस्कृति बन गई है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग बुंदेली भी गाया जाए, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आपने भोजपुरी गाया, क्योंकि वो भाषा की इतनी लोकप्रियता है। ऐसे बुंदेलखंड आप आए तो वहाँ पर झांसी, महोबा के आला उदल 2 भाई थे, पृथ्वीराज चौहान के सिपाही सभा सलार थे। पृथ्वीराज चौहान वो आखिरी राजा थे जिन्होंने लोहा लिया, तराइन के युद्ध में हारे, और उनके बड़े लड़ैया महोबा वाले जैसे हार गई तलवार, सर 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 पर उतार बाजे, ये आल्हा हैं जिनको सुनकर आज भी एकदम जोश आ जाता है।
तो बुंदेलखंड शौर्य की धरती रही है। वहाँ की जितनी लोक परंपराएं नृत्य की भी हों, चाहे कलाएं, वो वीर भाव से, चाहे वो छत्रसाल का आप ले लें, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी ले लें, पूरा। तो यदि सिर्फ उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक वैभव की आप बात करें तो बहुत बहुत बड़ा एक खजाना है। और बनारस पे आए तो उस पर तो भी एक पूरा बनारस, मुझे लगता है कि लखनऊ और बनारस ये दो ऐसे मुझे लगता है संस्कृतियां हैं कि इनको अवध में या किसी संस्कृति में, काशी की अलग संस्कृति है, लखनऊ की अलग संस्कृति, जिन पे अलग से 2-2 घंटे के सत्र होने चाहिए। आप बुलाइएगा जी। काफ़ी समय अभी तो है, अभी जैसे वाजिद अली शाह ने भी जब लखनऊ को छोड़ दिया, अवध को छोड़ना पड़ा, मटिया बुर्ज में जब कलकत्ता में बैठे थे, उनकी आखिरी तमन्ना वही थी कि लखनऊ कभी बुलाएगा और लखनऊ हम जाएंगे। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, उन्होंने यही कहा। ये तो आपसे गवाना था हमें, लेकिन आएंगे बस एक आखिरी आपसे सवाल, और कि ये अगर हम बात करें भारत जिस दिशा में जा रहा है, बहुत सारे युवा अभी आपको सुन रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि भारत ये कौन सा गीत है, कौन सा गाना है जो भारत को एक साथ मिलके अभी गाना है जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं? माफ कीजिएगा, लंबा उत्तर होगा इसका। आप सब सिर्फ अपने अपने पूर्वजों के गीतों का पुनर्पाठ कर लीजिए। इतना वैविध्य हमारी संस्कृति में, लेकिन ये कमाल है कि कैसे हमारे पूर्वजों की, उस जमाने में तो इंटरनेट से नहीं जुड़े थे, एक दृष्टि थी, एक सोच थी, एक विचार थे, एक जीवन दर्शन था। ये कमाल की बात है। वही पर्व त्योहार हम वही मनाते हैं, उन्हीं तिथियों पे मनाते हैं। कौन गुजरात से वहाँ जाता था बताने के लिए कि देखो देखो इस तारीख को ना ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए मना। सब पंचांग फॉलो करते थे, सबको पता था कब एकादशी है, कब सूर्य अब मकर राशि में आ गए हैं। वही पर्व केरल में मन रहा है, वही गोरखपुर में मन रहा है, वही पर्व अहमदाबाद में मन रहा है। ये किसने तय किया? ऐसे लोकगीत हैं। आप यदि सिर्फ उन गीतों को, मैं यहाँ पर आपको 2 गीतों की चर्चा कर रही हूँ सिर्फ। हमारे यहाँ पे एक सोहर है और दूसरा गीत जो बताऊँगी आपको वो कोल्हू गीत है। इन गीतों का सिर्फ आप भाव समझें और मुझे लगता है कि हमें उसी भाव में ही जा कर के भारत के जो 3 वेद वाक्य हैं जो भारत को डिफाइन करते हैं, पहला वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, और तीसरा सर्वे भवन्तु सुखिना। यदि भारत को डिफाइन करना तो सिर्फ ये 3, और इन्हीं तीनों में गूंथी हुई हमारे आपके यहाँ की लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, लोक रीतियाँ। एक हमारे यहाँ गीत आता है, छापक पेड़ छिहुलिया तपतवन गही बर हो, तेही तर ठाड़ी हरिनिया हो रानी, पानी बिनु अनुमनी हो। ये गीत है कि ढाक का पेड़ है और ढाक के पेड़ के नीचे एक हिरनी और हिरन खड़े हुए हैं। हिरन अपने पूरे ओज और तन्मयता में तरुण है, एकदम घूम रहा है। हिरनी को देखकर बड़े व्यंग से कहता है कि क्या हो गया, चेहरा मुरझा गया, ऐसा क्यों रूठी हुई खड़ी हो, दुखी हुई? और हरिणी कहती है, ना मोर चरना झुरान, पानी बिनु अन मन हो, हरिना आज राजा के छठिया, तोहे मारे डरी हो। ना मेरा चारा सूखा है, ना पानी सूखा है। ए मेरे हिरन, मैंने सुना है कि आज यहाँ के राजा के यहाँ छठी का उत्सव चल रहा है और बहेलिए आ गए, वो देखो हिरन, आज तुम्हें मार डाला जाएगा, आज तुम शेष नहीं रहोगे। लंबा गीत है। अगले अंतरे में स्पष्ट होता है कि व्यतीत हो चुका है समय, मांस पकने की गंध आ रही है और रसोई के दीवार पर हिरनी अपनी खाल रगड़ रही, अपनी पीठ, और उस गंध को अपने नथुने में भरने का प्रयास कर रही है। देखती है आसन पे कौशल्या बैठी। अवध में हर कथा की लोकनायक राम है, तो वो हुआ या नहीं इस पे जाने से बेहतर है हम ये माने कि वहाँ पर कोई निर्देश, कोई सीख भी देनी पड़ी तो उसके आत्मा में राम बैठे हैं, कौशल्या बैठी है आसन पे। हिरणी जाती है, मछी आई बैठी कौशल्या रानी, हरिणी पूछेली हो, अरे रानी खलरिया
हम का देत्यूं जनत्यूं हरि न जियत ही हूँ। आसन में कौशल्या पूरे अपने राजसी वैभव से बैठी है। हरिणी जाती हो कहती है कि ए रानी, मेरा हिरन तो नहीं रहा, उसकी खाल मुझे दे दो। जीवन के शेष दिन हिरन की इस खाल को देखकर यही सोच के जी लूंगी कि मेरा हिरन अभी जीवित है। रानी कहती है, जा रे जा हिरनी, अपने घर जा, इस खाल की तो मैं खंजनी बनाऊंगी। मेरा पुत्र जब इस खंजनी से ध्वनि आएगी, आहा हा कितना मुदित होगा। अंतिम अंतरा है, जब जब बाजेला खजरिया अनहद सुनाह केली हो, हरिणी ठाड़ी ढेकुलिया के नीचे असुवन बिसूरेली हो। आज भी हिरनी उसी ढाक के पेड़ के नीचे खड़ी हुई रो रही है। जब जब उस खंजनी की ध्वनि आती है, उसका अनहद, जो कबीर ने कहा का अनहद शब्द को सुन करके वो अपना उसके आंसू रुकते नहीं। इतना लंबा गीत मैंने क्यों सुनाया कि क्या आप यकीन करेंगे कि ये हमारा सोहर है। सोहर यानी शिशु के जन्म पे गाया जाने वाला मंगल गीत। और यह मंगल गीत हमारे यहाँ हमारी पुरखी ने गाती आ रही। खूब बधाई चल रही है, नाच गाना सब चल रहा है, और खूब न्यौछावर के गाने, और उसके बीच में सब रुक कर ये गीत गाते हैं। मैथिली में भी इसका एक आपको रूपांतर मिलता है, भोजपुरी में, बघेली में भी, बुंदेली में भी और अवधी में। और जब इसके पूरे शब्द समझ में आते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके पूर्वज, आपकी दादियाँ, आपकी पुरखी ने आपको ये स्मरण कराना चाहते थे कि अपना उत्सव मनाना, लेकिन ये हिरनी का शोक इसलिए याद रखना कि याद रखना कि तुम्हारा उत्सव उत्सव नहीं यदि किसी का अमंगल करके मन रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तुम्हारा उत्सव वो कैसा उत्सव था जिसने हिरनी को ऐसा शोक दिया। और आप सोचिए, ये तो अब मैंने देखा एनसीईआरटी की ये पाठ्य पुस्तक में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सोहर अब उसमें आया है, आपके मतलब कैरिकुलम में आया है ये सोहर, लेकिन अभी तक इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड। मैंने अभी इसको यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके 1 महीना पहले डाला है, आप लोग सुन सकते हैं। लेकिन इसके पहले ना तो किताबों में था, तो कौन गा रहा था? हमारी आपकी दादियाँ गा रही थी, जिन्हें इतना विवेक था कि बच्चा हुआ है लेकिन नई बहू बेटियां बैठी, इनको ये भी समझाते चलो ऐसा ऐसा एक बार हुआ था नहीं हुआ नहीं कोई जानता, उसकी ऐतिहासिकता में जाना भी नहीं है, लेकिन तुम कोई उत्सव मनाना तो ये याद रखना कि किसी का अहित करके तो उत्सव नहीं मना। हिरनी का शोक आज भी बच्चे के जन्म पर भारी है, ऐसे हमारी पुरखी ने। दूसरा गीत है कोल्हू गीत सुना, यहाँ भी राम नायक है, और ये एक विडंबना है कि इन दोनों कथाओं में राम प्रतिनायक के रूप में आते हैं। और वो मुझे लगता है इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ भाई जब निर्गुण ब्रह्म के लिए कबीर को कोई नाम न मिला और राम मिला, उनके वो सगुण नहीं मानते थे, लेकिन कोई नाम न मिला, निर्गुण ब्रह्म उनके राम है। तो ये कई न कई बार हमारे यहाँ मान लिया गया कि कोई कथा का यदि शिक्षा समझानी है तो ये राम ने किया, राम थे, राम ने हुक्म किया। तभी तुम उठते बैठते हाय राम, हे राम, राम राम, सारे हमारे जो भाव अभिव्यक्ति उनमें राम है। इस कथा में ये कोल्हू गीत है, हम तो से पूछेला ए पंडित बिन बदरी क्यों नहीं कैसे या। ए पंडित मैं तुमसे पूछता हूँ, ये बताओ कि इतनी चटक धूप निकली थी, अचानक से बदली कैसे आ गई। ये प्रश्नोत्तर की जो शैली है उपनिषदों में भी जो मिलती है, ये लोकगीतों में भी मिलती है कि जिज्ञासा किसी का भी तो उसका शमन उत्तर के माध्यम से हो सके। तो उत्तर आता है, अरे तुम्हें नहीं पता, राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र शिकार खेलने निकले, इस कारण सूर्य ने लज्जा से अपना मुंह छिपा लिया। उन्हीं के पुत्र है ना, वंशज, सूर्यवंशी। यानी सूर्य को बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? ये देखिए कितने छोटे बिंब है कि बादल निकले थे, बादल में सूर्य निकले थे, अचानक बादल का, तो वो कहता नहीं सूर्य ने मुंह छिपा लिया क्योंकि राम और लक्ष्मण शिकार खेलने निकले। यानी मुखड़े में स्पष्ट है कि ये गलत हुआ है। कथा आगे बढ़ती है, राम लक्ष्मण युद्ध का वो शिकार खेलने जा रहे हैं, एक हथनी का वध करते हैं। हथनी का वध करते हैं
वध करते करते जब उसका दांत उखाड़ने लगते हैं, मतलब विभत्स होता चला जाता है चित्र, तो पसीने से लथपथ राम कहते हैं, लक्ष्मण मैं थक गया, मेरे लिए जल लेके आओ। भाई की आज्ञा, वो भी लक्ष्मण कहते हैं यहाँ पे दूर जंगल में कहाँ से बनाऊं, भाई की आज्ञा, तुरंत भागते हुए जाते हैं। तो एक वन गैला, दूसरे वन गैला, तीसरे चौथे वन तक पहुँचते हैं, कहीं कुछ दिखता नहीं। एक दूर कहीं जाकर एक माली दिखता है जो बड़े मनोयोग से पौधा लगा रहा है, फूल में पानी दे रहा है। उसे देख करके लक्ष्मण तुरंत कहते हैं कि मैं प्रतापी रघुवंशी राजा दशरथ का पुत्र, राम का अनुज लक्ष्मण। माली ऐसे देखता, कहता है ठीक है क्या है, तो कहते जल चाहिए। कहता पहले तीर कमान नीचे रखो। लक्ष्मण स्वभाव से क्रोधी, उनको इतनी अनुचित लगती बात, मेरा धनुष तीर, लेकिन भाई का काम पहले, तुरंत धनुष तीर नीचे रखते हैं। ये सोचिए गीत है, ये कोई एकांकी नहीं है, कोई नाटक नहीं, कोई कथा नहीं है, गीत की कथा बता रही हूँ। वो तुरंत जाते हैं और कहते हैं जल चाहिए, भाई को प्यास लगी। वो तुरंत हाथ धुलवाते हैं, कहते हैं पहले तुम जल लो। लक्ष्मण कहते हैं नहीं, पहले भाई जल पिएंगे। जल लेकर के चले जा रहे वन जाते हैं। राम पहले दूर से देखते हो, कहते हैं कहाँ गया धनुष तीर कमान। कहते हैं भैया पहले जल पी ले, जिसने जल दिया यही शर्त रखी कि तीर कमान नीचे रखो। राम समझदार है, राम जल पीते हैं, मुंह पोंछते हैं और भाई से कहते हैं चलो साथ चले। और वहाँ पहुँचने से पहले ही तीर कमान नीचे रख देते हैं और माली से कहते हैं कि बहुत आभार आपने हमें जल पिलाया, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाह रहा है। इतना घना हिंसक वन है और आप जानते हैं हम राजा के पुत्र हैं, कोई शिकार कर दे, कोई हमारा वध कर दे, हम यदि शस्त्र विहीन हो गए तो आप ये तो हमारे उसके लिए आपने इनका जल देने की ये शर्त क्यों रखी। माली हंसता है, माली कहता है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राजा के पुत्र, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं तो एक निरीह माली का पुत्र हूँ, मुझे एक ही काम आता है, बागवानी करना, जल देना, फूल सजाना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपका उत्तर तो मैंने दे दिया, मैं आपके प्रश्न में एक प्रश्न पूछूं, उत्तर देंगे। राम कहते हैं पूछिए। और माली बस एक प्रश्न पूछता है और गीत कहाँ समाप्त है। कहता है कि ये बताओ राम, जिस निरपराध हथनी को तुमने अभी मार डाला, वो प्रतिदिन मेरी इस फुलवारी से होके गुजरती थी, उसमें भी इतना विवेक था, उसने मेरी बगिया कभी नहीं रौंदी, तुमने क्यों मारा राम। गीत की अंतिम पंक्तियां ये हैं कि राम माली के पैरों पे गिर करके रोने लगते हैं और क्षमा मांगते हैं। गीत यहीं समाप्त हो जाता है। मुझको जब जब ये गीत गाती हूँ और इसका यह पुनर्पाठ करती हूँ तो मुझको ये लगता है इस गीत में कितने संदेश हैं। सबसे पहले तो एक समावेशी समाज, जहाँ पर माली के पैर पर राजा गिरा हुआ है, क्षमा मांग रहा है, और माली गुरु के रूप में जिसने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया कि मुझे लगता है कि क्या पता इसी के बाद राम ने कहा होगा इस क्षेत्र में अब किसी का वध नहीं होगा और इसीलिए अवध कहलाया हो हमारा क्षेत्र। ऐसा समाज जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था। यदि माली ज्ञान देगा, राजा की गलती है तो वो ज्ञान लेगा। दूसरा, हिंसा हर तरह की गलत है। तीसरा, जिसका जो कर्म है वो करे, लेकिन जन का हित सर्वोपरि है। इतने सारी शिक्षाएं, और आप ये सोचें कि इन गीत ये को कौन गा रहा था। ये कोल्हू गीत है, रात रात भर पेराई करते हैं तेल और रात भर परिश्रम करते हैं। ये गीत गा गा करके परिश्रम अपना उस मेहनत को कम अनुभव करते हैं। ये गीत ऐसे जिंदा रहें। मैंने तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि इन गीतों को मैं आऊँ और गाऊँ। आप सबसे यही कहती हूँ, जो आपने एक बात कही कि वो कौन सा गीत हो, इतनी विविध संस्कृति, इतने विविध विचारों, इतने विविध भाषा और रीति रिवाजों वाले देश में हम सिर्फ भारतीय जीवन दर्शन का गीत गाएं, मुझे लगता है तो भारत विश्वगुरु बने और विश्व में हमारे यही जीवन दर्शन है जिसने हमें बचा करके रखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सभी लोग सुखी हों। यदि सभी सुखी होंगे तो उस सब में हम भी आएंगे
धरती आकाश तीनों लोग आएंगे, जड़ चेतन कण कण पशु पक्षी सभी आएंगे। ये पूरा समस्त लोक एक परिवार है और अहिंसा परमो धर्म है, जिसका कि बिगुल तो गुजरात से ही पूरे विश्व में जाकर के भेजा गया। तो मुझे लगता है अपनी अपनी भाषा में जैसे भी गीत रीति इन तीनों वेद वाक्य इन सूत्रों को आगे ले जाते हो, उस गीत को गाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे संवाद करने के लिए। मैं मानता हूं कि गोमती और साबरमती का ये संगम जो आज हुआ है, तो पतझड़ का मौसम है और लगता है कि हमारे अंदर के शहरों में आज बसंत आई है। तो उस बसंत को लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।